हाँ भाई, तो क्या था कल हुआ था अपना, क्या कुछ डेफिनेशंस हो गई थी जो अपने को समझनी थी, कुछ टर्म्स हमने समझी थी, उनकी बातें हमने की थी। आज हम बात करते हैं किस पे? आज हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस मॉलिक्यूलर सेपरेशन पे। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस मॉलिक्यूलर सेपरेशन पे। तो इसमें सबसे पहला मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ NaCl का। हम एक NaCl का मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा कि NaOH और HCl को मिलाया और NaCl बन गया। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में मान लीजिए कि एक सोडियम का एटम पड़ा हुआ है और एक क्लोरीन का एटम पड़ा हुआ है। सोडियम का एटम पड़ा है और एक क्लोरीन का एटम पड़ा है। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे? स्टेप 1 जो हम करना चाहेंगे वो ये होगी कि जो सोडियम एटम है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो क्या बन जाए, Na+ में कन्वर्ट हो जाए। तो सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और ये Na+ बना। तो जो ही मैं एक इलेक्ट्रॉन को इससे रिमूव करूँगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सोडियम के चारों ओर ऑर्बिट्स में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसके न्यूक्लियस की बाउंड्री से बंधा हुआ है। उसको मैं वहाँ से हटाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। और मैं जो काम करूँगा, मैं जब काम कर रहा हूँ तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन सोडियम सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बढ़ेगी या घटेगी? काम मैंने किया है उस पर, तो उसकी बढ़ेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। मैंने काम किया तो मैंने जो काम किया, मेरी जो एनर्जी लॉस हुई है वो उसको मिली है। ठीक है, तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अभी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। और वो दूर चले जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, माना कि कुछ U1 इसको पोटेंशियल एनर्जी मिली है, U1 पोटेंशियल एनर्जी मिली है। दूसरा स्टेप 2 का हमारा काम क्या रहेगा, मैं क्लोरीन का एटम लूँगा और इस क्लोरीन के एटम में क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ूंगा, ऐड करूँगा। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा था इसको क्लोरीन के एटम से जोड़ूंगा तो क्या मिलने वाला है हमें, Cl- मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन को यदि मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा क्या, ऐड करने के लिए मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 ही होंगे लगभग। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करूँगा तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। ये तो खुश हो गया क्लोरीन तो, कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया। ये खुश हुआ तो खुशी जब मिलती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। मतलब इसमें जुड़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया है इसका, तो इसमें जुड़ गया, इसके पास में आ गया। तो मुझे वर्क नहीं करना, इसने खुद ने जोड़ा है, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे हम, काम किसने किया है, इसने खुद ने किया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो हम कहेंगे दैट इज -U2। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, -U2। क्लियर है बात? अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम कहेंगे कि हमारे पास ये सोडियम एटम बन के तैयार है, सोडियम का आयन बन के तैयार है, और एक इसका क्लोरीन का आयन बन करके तैयार है, Cl- का। लेकिन दोनों इन्फानाइट सेपरेशन पे हैं, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है अभी, इन्फानाइट सेपरेशन है। तो इन्फानाइट सेपरेशन है दोनों। अब दोनों को मैं पास में लाने लग गया, दोनों को क्या करने लग गया, पास में लाने लग गया। अभी दोनों की एनर्जी कितनी है, इन दोनों की मिला करके, एक की U1 बढ़ी थी, एक की U2 घटी थी। अब मुझे क्या पता U1 U2 में कौन बड़ा है, तो U1 - U2 पॉजिटिव भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो ये इन्फानाइट सेपरेशन में। अब मैं इनको पास में लाऊंगा, पास में लाऊंगा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये पास में आ रहे होंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा क्या, नहीं, एक पे प्लस एक पे माइनस, अट्रैक्शन होगा दोनों में। और वैसे भी हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए क्या होती है, KQ1Q2 बाई R²। तो यहाँ क्या बन जाएगी, K एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, Q1 Q2 तो माइनस के आएगी, और एक पे पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर एक पे क्या है, नेगेटिव। तो KQ1Q2/R, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जो ही डिस्टेंस क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी,
बढ़ने वाली है। तो हम डिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, डिक्रीज करेंगे। तो ये नंबर बढ़ेगा k²/r, बट इट इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव में नंबर बढ़ेगा मतलब घट गई, जो थी उससे भी क्या हो गई, घट गई। तो हम पास में लाते जाएंगे तो घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पहले जो भी थी U1 - U2 की जो भी वैल्यू थी, उससे अब जो टोटल एनर्जी है वो और भी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन जो ही हम इनको पास लाएंगे तो एकदम मॉलिक्यूल बन गया। अब उससे भी ज़्यादा पास लाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं Na+ को Cl- में पूरा घुसेड़ दूंगा। जो ही मैं इनको पास में लाऊंगा तो क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके जो होंगे एक दूसरे के इंटरेक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, और वो क्या करने लग जाएंगे, रिपल्सन करने लग जाएंगे, रिपल्सन करने लग जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करने लग जाएंगे। तो वो ये रिपल्सन करने लग जाएंगे, रिपल्सन करने लग जाएंगे तो कौन सा फोर्स बढ़ने लग जाएगा, कौन सा फोर्स बढ़ने लग जाएगा, रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स। पहले कौन सा फोर्स बढ़ रहा था, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा था। अब क्या करने लग गए, रिपल मारने लग गए एक दूसरे को, ठीक है। तो जब ये रिपल्सन मान लग जाए तो ग्राफ इसका किस तरह से बनाएंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी का आर के साथ में, पोटेंशियल एनर्जी का आर के साथ में ग्राफ बनाए हम, तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अब U1 - U2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा कुछ पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, जीरो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ग्राफ के ऊपर। मैंने कहा ये है U1 - U2 का लेवल, ये है U1 - U2 का लेवल। तो यहाँ से क्या होगा, जो जो मैं पास में लाता जा रहा था क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी -k²/r, वो नंबर बढ़ रहा था नेगेटिव में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, होती गई, होती गई, ऐसे डिक्रीज होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर सेपरेशन के बाद क्या होगा, डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, जहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगे, इंटरेक्शन करने लग जाएंगे। तो डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, तो वापस क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। क्यों बढ़ना शुरू हो गई, क्यों बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि वो अब क्या लगने लगा, रिपल्सन लगने लग गया उनके बीच में। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद में रिपल्सन लगने लगा, तो उनको और ज़्यादा पास लाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग गई है, वापस से इंक्रीज होने लग गई है। और ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दूसरे पूरा को छेड़ दूंगा और उनके बीच की सेपरेशन को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। ये सेपरेशन का ग्राफ ले रहा हूँ मैं, सेपरेशन इधर, तो सेपरेशन को घटाया घटाया घटाया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, घट रही थी, घट रही थी, घट रही थी। फिर क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से एक दूसरे इंटरेक्ट करने लगे। तो ये तो नहीं एक दूसरे में पूरा को छेड़ दूंगा तो क्या होगा, पूरा को छेड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इनफाइनाइट, वो जाएंगे नहीं। तो इस तरह का हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि नहीं है। तो इससे, इस रीजन से, ये जो रीजन दिख रहा है, इससे इधर का फोर्स कौन सा फोर्स था, अरे अट्रैक्टिव था ना नेचर में, इससे पहले अट्रैक्शन चल रहा था, इसके बाद क्या होने लग गया, रिपल्सन, तो रिपल्सिव फोर्स आ गया। इधर का रीजन क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स का रीजन आ गया। बना लीजिए इस ग्राफ को बना लीजिए इस ग्राफ को। समझ में आ गई बात क्या कही है। तो एक ग्राफ हमारे पास आ जाता है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो हमने जो क्लोरीन एटम बनाया है उसमें एनर्जी नेगेटिव हो गई है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी -U2 हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, केमिस्ट्री में आया होगा वर्ड, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी आ रही है सर, बताओ। संडे को, ठीक है।
तो जब आर की वैल्यू ये बताओ इन्फिनिटी है तो टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी? अरे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो U1 माइनस U2 है। अरे यही तो है। और जब पास लाने लग गए तो क्या होने लग गई? अभी तो हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अरे अभी तो हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव, ये ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है, ग्राफ जीरो से भी शुरू हो सकता है, ग्राफ नीचे से भी शुरू हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेचर पे। ठीक है, देखेंगे अभी हम इन्हीं की स्टडी करेंगे तो ये चेंज आएगा। लेकिन आर को हम डिक्रीज करते गए तो यहाँ कैसा चेंज हो रहा है? ग्राफ में हाइपरबोलिकली चेंज हो रहा है। अरे यू का फॉर्मूला क्या है? Ke²/R। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, तो हाइपरबोलिकली क्या हो रहा है? ग्राफ चेंज हो रहा है यहाँ पे पास में जब आता है तो हाइपरबोलिकली उस ग्राफ में क्या आ रहा है? चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और पूरी थर्मल प्रॉपर्टी और इलास्टिक प्रॉपर्टी इसी ग्राफ से एक्सप्लेन किए जाएंगे अब आगे। तो इसी ग्राफ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाला है अपने लिए। ठीक है, जितनी भी थर्मो इलास्टिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये पास में लाए हमने, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे थी, पोटेंशियल डिक्रीज हुई, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वापस बढ़ना शुरू हो गई। तो ये डिस्टेंस जो है इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने, R0, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है, मिनिमम है। तो इस मॉलिक्यूल को हम फ्री छोड़ दें तो ये कहाँ रहना चाहेगा? दुनिया की हर ऑब्जेक्ट क्या चाहती है? यूनिवर्सल लॉ क्या है कि दुनिया की हर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। दुनिया की हर ऑब्जेक्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना चाहती है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना चाहती है तो आपने ये Na+ लिया और Cl- लिया, इसका मॉलिक्यूल बना के छोड़ दिया, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी रहनी चाहिए? R0। अरे इनके बीच की दूरी क्या होगी? R0 रखना चाहेगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, क्योंकि कम करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ज़्यादा करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है। और ये अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहेगा। इस समय ये बैलेंस कंडीशन है। अरे हर ऑब्जेक्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना चाहती है, पता नहीं यूनिवर्सल लॉ आपको। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहना चाहेगा। तो हमने एक NaCl का इस तरह से मॉलिक्यूल बना दिया और उसको फेंक दिया, तो ये अभी इसी कंडीशन में रहना चाहता है। किस कंडीशन में रहना चाहता है? कितनी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं? R0 डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। ठीक है, R0 डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, ये हमें ध्यान रखना। अब यदि इसकी सेपरेशन बढ़ाई हमने, तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा? R को बढ़ाएंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? मॉलिक्यूल पे सोचिए, इस मॉलिक्यूल है, इसकी डिस्टेंस R0 है, अब इनके बीच की सेपरेशन बढ़ाई, तो बढ़ाई तो कौन सा फोर्स लगेगा? बढ़ते ही अट्रैक्शन लगेगा, इस रीजन में आएगा। अट्रैक्शन लगेगा तो वापस वहीं आना चाहेगा। घटाई तो क्या होगा? रिपल्सन लगेगा, तो भी क्या करना पड़ेगा? वापस वहीं आना चाहेगा। मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो इसको कि अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्सन लगेगा। कैसे पता करें मैथमेटिकली? मैथ्स में फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का? F = -du/dr फॉर्मूला होता है, पढ़े हो आप ये? वर्क एनर्जी बहुत पहले ही आ चुका है। तो आप इसमें u डालोगे, यहाँ देखिए du/dr इस ग्राफ की स्लोप है। अरे du/dr इस ur कर्व की क्या है? स्लोप है। यहाँ स्लोप कैसी है? पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप है तो फोर्स कैसा आएगा? नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव। और यहाँ स्लोप कैसी है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप है तो फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात? तो ये यहाँ से भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव लग रहा है, ये है। और 99.99 मटेरियल्स जो ग्राफ होते हैं उनका ग्राफ यही वाला होने वाला है। दुनिया में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें 99.99% का ग्राफ क्या होगा? यही होने वाला है। इसमें खास बात क्या है इस ग्राफ में कि इधर ये ग्राफ जो है इधर स्टीप होता है, ध्यान से समझिएगा बात को। इधर ये ग्राफ कैसा होता है? स्टीप। स्टीप का मतलब तेजी से स्लोप गिरती है यहाँ, और इधर क्या होता है? सैलो होता है, धीमे 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 चेंज आएगा। इधर स्टीप है, ठीक है ना, और इधर सैलो है। दिख रहा है आपको? ये ज़्यादा लिया मैंने, तो ये सैलो होता है, इधर स्टीप होता है ग्राफ। तो इससे क्या समझे हम, ये स्टीप होने से और इधर सैलो होने से, कि जो ही डिस्टेंस को घटाओगे तो घटाने का तेजी से अपोज होगा, रिपल्सन बहुत तेज लगेगा, तेजी से बढ़ेगा रिपल्सिव फोर्स। लेकिन बढ़ाओगे तो क्या होगा? लगे तो अट्रैक्शन वापस आना चाहिए, लेकिन थोड़ा क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या होगा? दबाना बड़ा मुश्किल होगा और खींचना क्या होगा? आसान होगा। समझ में आ रही है बात? दबाना मुश्किल होगा, दबाओगे तो तेजी से बढ़ जाएगा फोर्स, खींचोगे तो धीमा बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो खींचना क्या होगा? आसान होगा, दबाना मुश्किल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दबाना मुश्किल है, इसका मतलब दे शो देयर स्ट्रेंथ अगेंस्ट
कंप्रेशन, कंप्रेशन के अगेंस्ट क्या दिखाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे दिखाएंगे। और खींचोगे तो क्या होगा, आराम से खींच जाएगा। तो जो आराम से खींच जाएगा तो हम कहेंगे लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लिख दीजिए इस बात को। जनरली all the materials will be steeper on left, it means they have more compressive strength, मतलब क्या है, दबाना मुश्किल, ब्रैकेट में लिख दो, दबाना मुश्किल, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी इस पे सवाल आते हैं, ये ग्राफ आपने शायद केमिस्ट्री में भी देखा होगा, यू आर कर्व, है ना, वहाँ भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो 99.99% मटेरियल तो यही है, लेकिन जो 1% मटेरियल है 99.9 के अलावा 1% मटेरियल जो हैं उनका ग्राफ देख करके आप पहचान सकते हो कि भाई क्या है, क्या बता रहा है ग्राफ, क्या नहीं बता रहा है। जैसे केमिस्ट्री में एक बार सवाल आया, केमिस्ट्री में एक बार पेपर में सवाल आया हुआ जी एडवांस में, इसी ग्राफ पे, कि उन्होंने यू आर कर्व दे रखा था, यू आर कर्व दे रखा था और वो कर्व कुछ ऐसा था। तो इसका क्या मतलब है बताइए। ये डिस्टेंस दे दी आर नॉट, आर नॉट कौन सी डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जहाँ वो रहना चाहता है, ठीक है। बताइए क्या मतलब है इस ग्राफ का, आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या मतलब है इस ग्राफ का, क्या समझ में आया बताओ, क्या कह रहा है ये ग्राफ। जब डिस्टेंस आर जो है वो आर नॉट से ज़्यादा है तो क्या मतलब है, हाँ, आर आर नॉट से ज़्यादा है तो फोर्स बताओ कितना लग रहा है, कौन सा लग रहा है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। कुछ नहीं है, वेरी गुड, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा। आर नॉट से ज़्यादा कर दो, इतना अट्रैक्शन होगा ना, रिपल्सन वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है, जैसा जितना आपने खींच के छोड़ दिया वहीं रह जाएगा। और आर नॉट से कम करोगे तो कितना फोर्स है, हैं, क्या इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट है। अरे आर नॉट से आप कम करोगे, आप कहोगे कि आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, देर इज नो प्रॉब्लम, नो फोर्स, एंड आर इज लेस देन आर नॉट करोगे तो इन्फानाइट फोर्स है, और वो भी कौन सा, रिपल्सिव होगा, इन्फानाइट रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है बात, लिख दो तो इसको आंसर, आर लेस देन आर नॉट पे लिखो इन्फानाइट रिपल्सिव फोर्स। आया हुआ है जी एडवांस में सवाल, और जब ये आया था तो केमिस्ट्री वाले खूब लड़ाई कर रहे थे कि कैसे आया, क्या आया, क्या मतलब है इसका, लेकिन मतलब सीधा है। ठीक है, ये ग्राफ आ गया तो क्या मतलब है इसका,
दोनों तरफ एक जैसा है। क्या कहोगे, क्या मतलब है? इट हैज इक्वल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। कंप्रेसिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों क्या लगने वाले हैं इसमें? सेम लगने वाले हैं। स्प्रिंग जैसा बिहेवियर नहीं है इसका। स्प्रिंग को दबा दो तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर, या जो फोर्स होगा वो क्या होगा? के एक्स होगा। खींच दोगे एक्स दूरी तो भी क्या होगा? फोर्स के एक्स। खींच दोगे तो कौन सा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दबा दोगे तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो स्प्रिंग जैसा ग्राफ हो गया ना ये, ठीक है। स्प्रिंग जैसा बिहेवियर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? खींच दोगे तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर, दबा दोगे तो भी क्या होगी? अरे एक्स दूरी दबा दोगे तो भी क्या होगा? यहाँ आर नोट से आपने एक्स दूरी दबा दिया, इधर ले गए एक्स दूरी तो भी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, घटा दिया तो भी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सेम हाइट पे आएगी ना। समझ गए? तो ये स्प्रिंग जैसा ग्राफ हो गया, स्प्रिंग के जैसा ग्राफ हो गया। लिख सकते हो इट हैज इक्वल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ऐसा आ जाए ग्राफ, क्या मतलब है इसका? किधर स्टीप है इस बार? राइट में ज़्यादा स्टीप लिया है मैंने। अरे दिख रहा है, राइट में ज़्यादा स्टीप है, तो ये आर नोट है। तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप ग्राफ का? हाँ, इट हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लिख दीजिए। मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल क्या होगा? स्पॉन्ज। अरे स्पॉन्ज को क्या है? दबाना आसान है, खींचना मुश्किल है। स्पॉन्ज की बॉल होती है, क्या करते हो? यूँ दबा देते हो, पिचक जाती है। खींचोगे तो बड़ी थोड़ी हो जाती है, नहीं होती ना। तो दबाना आसान, खींचना मुश्किल। स्पॉन्ज एग्जाम्पल लिख दो। The property of any material, the property of any material opposing forcefully change of molecular separation is called the property of any material opposing forcefully change of molecule separation। मॉलिक्यूल सेपरेशन जो है उसमें फोर्सफुली चेंज करें, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल अपोजिंग फोर्सफुली चेंज ऑफ मॉलिक्यूल सेपरेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसी का नाम इलास्टिसिटी है। आर नोट पे रहना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स, उसको आप घटा दोगे तो वापिस आना चाहेंगे, बढ़ा दोगे तो वापिस आना चाहेंगे, ठीक है। यही इलास्टिसिटी है। मोर अपोजिशन मीन्स मोर इलास्टिसिटी। More opposition means more elasticity. More opposition means more elasticity. ब्रैकेट में लिख दीजिए इलास्टिक स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ। That is why iron is more elastic than rubber. That is why iron is more elastic than rubber. अरे आयरन क्या करता है? अपोज ज़्यादा करता है, दबना भी नहीं चाहता, खींचना भी नहीं चाहता आयरन। तो आयरन ज़्यादा इलास्टिक है कि रबड़? आयरन ज़्यादा इलास्टिक है। अपोज करने की प्रवृत्ति ज़्यादा, रबड़ में अपोज करने की प्रवृत्ति नहीं, बेचारा खींच जाता है, खींचते हो तो बेचारा है रबड़। तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं है। किसकी है?
आयरन की ज़्यादा है। क्लियर है बात? ये है इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कौन खींचेगा। क्या मतलब इलास्टिसिटी का? अपोज ज़्यादा कौन करेगा, ये है इलास्टिसिटी का मतलब। ठीक है ना, कौन ज़्यादा खींचेगा ये मतलब नहीं है। आपसे ग्राफ दे दिया, 2 ग्राफ दिए, पूछा विच इज मोर इलास्टिक, कौन सा ज़्यादा इलास्टिक? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दबा दोगे तो भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, अपोज करेगा, खींचोगे तो भी अपोज करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह ज़्यादा है इसमें स्लोप, और स्लोप ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा इलास्टिक है। तो लिख दो मटेरियल 1 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 2। ये 2 अलग अलग मटेरियल्स के ग्राफ आपको बना दिए, पूछ लिए कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है। तो मटेरियल 1 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 2। ठीक है, तो ये जो अभी अपन ने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है इसका क्या नाम है? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टी, हेडिंग डाल दीजिए थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी इलास्टिक और थर्मल दोनों एक्सप्लेन की जाती हैं इस ग्राफ से, इसीलिए साथ में पढ़ाया जाता है। हमने लिया यू आर कर्व, ये यू और ये लिया इधर आर, ये हमारा यू आर कर्व है कोई। ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर नॉट है, ये वाली डिस्टेंस है कितनी है? आर नॉट है ये वाली। यहाँ मॉलिक्यूल रहना चाहता है, आपने इस मॉलिक्यूल को थोड़ा भी यहाँ से दबाया या खींचा तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? अब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? यू मिनिमम है, अरे कम से कम है, यू मिनिमम है। यहाँ से जो ही आपने सेपरेशन को बदला तो क्या होने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो सेपरेशन आपने कम किया चाहे ज़्यादा किया, बढ़ेगी। मान लिया कि आप यहाँ आ गए, आप आए इस जगह पे, तो क्या सिचुएशन है यहाँ बताइए? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। कितनी बढ़ी? माना कि H पोटेंशियल एनर्जी दी आपने, इसको मॉलिक्यूल को पोटेंशियल एनर्जी H दे दी, कोई एनर्जी दे दी H। तो एनर्जी देने से क्या होगा? वो मॉलिक्यूल, सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, लिक्विड हो गया इसके नहीं कर रहे अभी, तो सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड की बात करें, किसी मॉलिक्यूल के बीच का कोई सेपरेशन था, उनको आपने कोई H हीट दे दी, तो क्या होगा? वाइब्रेशन बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा। क्या होगा? H हीट दे दी तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? U प्लस H। पहले U मिनिमम थी उसके पास, और U मिनिमम प्लस H हो जाएगी अब उसके पास एनर्जी, वो हो जाएगी U मिनिमम प्लस H। तो U मिनिमम प्लस H होगी तो क्या होगा? वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, मतलब उसकी डिस्टेंस वो क्या करना चाहेगा? या तो मिनिमम करेगा, ये डिस्टेंस R मिनिमम होगी, अरे ये R मिनिमम होगी, और ये डिस्टेंस क्या करेगा? इतनी, ये उसकी क्या कहलाएगी? R मैक्सिमम। अरे समझ रहे हो बात? वो कम से कम मॉलिक्यूल क्या आ सकता है? इतनी डिस्टेंस हो गई घट करके, तो पोटेंशियल एनर्जी यही आ जाएगी। तो आपने H हीट सप्लाई की या H एनर्जी उसको प्रोवाइड करवाई, तो वो क्या करेगा? अपनी डिस्टेंस जो थी उससे क्या करेगा? कम करेगा, या क्या करेगा? जो थी उससे बढ़ाएगा। तो कभी कम करेगा तो क्या होगा? कम करते ही कौन सा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा? रिपल्सिव शुरू होगा। तो रिपल्सिव शुरू होगा तो वापस अपनी जगह पे आएगा, तो वहाँ ना रुक के आगे चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो ज़्यादा है, ओसिलेट करेगा ना, तो फिर वो मैक्सिमम पे चला जाएगा। मैक्सिमम कहाँ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आर मैक्स पे, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी उसकी इतनी होनी है। जो ही आर मैक्स पे जाएगा तो फिर से कौन सा फोर्स लग जाएगा? अट्रैक्टिव पावरफुल हो जाएगा, तो अट्रैक्टिव वापस लाएगा, वापस लाएगा तो क्या होगा? यहाँ तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी ये तो है नहीं, एनर्जी तो इससे ज़्यादा है उसके पास, तो या तो यहाँ रुके या यहाँ रुके। इधर जाते इधर वाला खींच ले, रिपल्सन मार देता है, इधर जाते इधर वाला क्या कर देता है?
अट्रैक्शन करा देता है, तो ये क्या करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेशंस करने लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, U मिनिमम प्लस H हो जाएगी। अरे यही तो हो गई टोटल मैकेनिकल। और सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं, चलते तो है नहीं मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या सिचुएशन होने वाली है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान क्या है, वैसे भी हम देखें तो मान लो यहाँ चल भी रहा था, वाइब्रेशन कर रहा था, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि चलो काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, कुछ कुछ दोनों है। इस समय क्या होगी, अरे टोटल एनर्जी ये है मैकेनिकल एनर्जी, ये एनर्जी ऑसिलेट करने वाली है इसमें। क्यों करने वाली है, क्योंकि यहाँ U मिनिमम है, U मिनिमम है, तो बाकी जो एनर्जी H जो दी थी वो किस फॉर्म में है, वो काइनेटिक के फॉर्म में भाग रहा है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी, R मिनिमम हो जाए, या उन दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, R मैक्सिमम हो जाए। तो एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बताओ, वहाँ जीरो नहीं हो जाएगी क्या। अरे एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान तो यही है ना कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये भी नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, मतलब एक तरीके से कहूँ तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। जैसा कि इस ग्राफ में दिख भी रहा है कि जो ही आप मिनिमम पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम पे जाओगे तो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो। इस पॉइंट पे भी जीरो है, इस पॉइंट पे भी क्या है, जीरो। दोनों ही पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। अरे क्लियर है बात। तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्या सिचुएशन बनेगी बताओ, ये वाइब्रेट करेगा, किससे वाइब्रेट करेगा, किससे वाइब्रेट करेगा, और ये यू मिनिमम प्लस H का ग्राफ क्या कह रहा है आपको, ये कहता है कि तुम मुझे एनर्जी दे दो, पोटेंशियल एनर्जी, मैं तुम्हें क्या दूंगा, R दूंगा, सेपरेशन, मॉलिक्यूलर सेपरेशन। क्यों, क्योंकि ग्राफ आपने देखा इधर से कैसा है, स्टीप, और इधर से कैसा था, सेलो, जो 99% मटेरियल्स की अपन बात करते हैं। तो इधर से स्टीप है, इधर से सेलो है, तो R मिनिमम की बजाय R मैक्सिमम ज़्यादा होगा ना, रेशियो वाइज बात करें तो। अरे इधर तो थोड़ा कम चेंज आएगा क्योंकि स्टीप है, ग्राफ तेजी से बढ़ जाएगा, और उधर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो जो एवरेज डिस्टेंस जो आएगी R, वो क्या आने वाली है आपके पास, R जो डिस्टेंस आएगी आपके पास में वो क्या आने वाली है बताइए मेरे को। R कम्स आउट टू बी R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम बाई 2। अरे यही तो आएगी R, और R मिनिमम है और R मैक्सिमम है, क्या उनका एवरेज R नोट आएगा, अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर से ग्राफ स्टीप है, तेजी से आ जाएगा R मिनिमम वाली पोजीशन, थोड़ी दूरी पे घटते ही, और इधर ज़्यादा जाना पड़ेगा आपको। तो नेट नेट R किधर शिफ्ट होगा, R नोट से कम हो गया, ज़्यादा होगा, R ज़्यादा होगा, R थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, R जो आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो हम कहेंगे नेट नेट मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या हो गई है, थोड़ी एवरेज सेपरेशन क्या हो गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, 10⁶ हर्ट्ज़ की ऑर्डर की होती है। 10⁶ हर्ट्ज़ मतलब 10⁶ का मतलब समझते हो कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, एक सेकंड में 10⁶ ऑसिलेशंस कर रहा है। तो एक सेकंड में 10⁶ ऑसिलेशंस कर रहा है, क्या हमारी आंखें उसको देख पाएंगी। मान लो कि ये पेन है, इस पेन को मैंने कुछ हीट दी तो इसके मॉलिक्यूल्स 10⁶ से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 10⁶ हर्ट्ज़ से वाइब्रेट कर रहा है, 10⁶ हर्ट्ज़ से वाइब्रेट कर रहा है। तो आपको क्या दिखेगा, हर पूरी रोड ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती हुई दिखेगी, और सब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं तो पूरी ये रोड है ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती हुई दिखेगी। लेकिन हमें क्यों नहीं दिखती ऐसा, क्योंकि हमारी आंखें क्या देख पाती हैं, एक सेकंड में 20 और 16 ही चेंज देख पाती हैं। अरे फ्रीक्वेंसी आंखों की क्या होती है देखने की, 1/16 या 1/20 को ही देख पाती है हमारी आंखें। ऐसी नहीं बनाई कि 10⁶ के ऑर्डर की चीज़ों को भी देख पाएँ, ठीक है। तो 10⁶ के ऑर्डर की चीज़ों को नहीं देख पाती, तो हमें क्या दिखने वाला है, हमें क्या दिखने वाला है, तो हमें ना तो मिनिमम दिखने वाला है ना मैक्सिमम दिखने वाला, हमें क्या दिखाई देगा, ये एवरेज ही दिखाई देगा। मिनिमम और मैक्सिमम क्या दिखाई देगा, एवरेज। तो हम कहेंगे नेट नेट सेपरेशन थोड़ा सा क्या हो गया, मॉलिक्यूल के बीच का ज़्यादा हो गया। अरे हमें कभी तो ये दिखेगा मॉलिक्यूल सेपरेशन ये दिखना चाहिए, कभी तो दिखेगा इतना, कभी दिखेगा इतना, कभी दिखेगा इतना, कभी दिखेगा, तो हमें न तो इतना दिखाई देता, न इतना, क्या दिखाई देता इन दोनों का,
एवरेज हमें दिखाई देता है जो कि आर है, और आर क्या हो गया, आर नॉट से बढ़ गया है। हम कहेंगे कि भैया इसको हीट देने पे रोड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, समझ गए, हम कहेंगे एक्सपेंशन हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन, सेपरेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। अरे समझ में आ रही है ये बात क्या बोल रहा हूँ, पक्का है? ये है बना तो लिखते चलो इन बातों को। तो ये ग्राफ किसके लिए है, इधर से स्टीप और उधर से सेलो, 99% मटेरियल्स के लिए। तो 99% मटेरियल्स ऐसे होंगे जो गर्म करने पे हमें कैसे दिखेंगे, फैलते हुए दिखेंगे, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस हमारे लिए उनकी क्या जाएगी, ज़्यादा आएगी, फैलते हुए दिखेंगे, लंबाई बढ़ी हुई दिखेगी। ऑन एन एवरेज उनके बीच की मॉलिक्यूलर सेपरेशन हमें दिखाई देगी आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाई 2। स्पॉन्ज वाला मटेरियल होता तो क्या होता है, बना लो इसको, बना लो पहले फटाफट। मानसू कहाँ रहे थे? ओ समझ में आ गई ग्राफ की बातें, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, ये है इलास्टिसिटी क्या है, ये जो कंप्रेशन का या इनके बीच के सेपरेशन बढ़ाने का जो अपोज है वही क्या है, इलास्टिसिटी, ठीक है ना, अपोजिंग प्रॉपर्टी। और थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, 99% मटेरियल्स के लिए ये वाला स्टीप होता है, ये वाला क्या होता है, सेलो होता है। तो हमने कहा कि भैया आर नॉट को, इसको कुछ एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या तो ये कंडीशन में आएगा या ये कंडीशन में जाएगा ग्राफ, इतनी एनर्जी ले पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी आपने दे दी तो वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, वाइब्रेट शुरू करना करेगा तो एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान है, काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0। तो ये मैक्सिमम पे जब जाएगा एक्सट्रीम पे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। और मिनिमम में यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इस समय ये मिनिमम डिस्टेंस होगी और ये क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस। लेकिन इधर से स्टीप है, इधर से सेलो है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस थोड़ी उस रेशियो से ज़्यादा आएगी जो मिनिमम वाली कम हुई है, ठीक है। तो जो दोनों का एवरेज जो है वो क्या आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। और वाइब्रेशंस जब हो रहे हैं तो हमें ना तो मिनिमम दिखाई देती ना मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम क्या दिखाई देता है हमें, एवरेज दिखाई देता है। तो हम कहेंगे नेट नेट एवरेज डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ी सी जो थी उससे बढ़ गई, क्योंकि हमारे आंखें देख तो पाती नहीं है मिनिमम मैक्सिमम वाइब्रेशंस को, ठीक है। तो हमें तो नेट दिखाई देगा, उनका एवरेज दिखाई देने वाला है, क्लियर है बात। दूसरा जो मटेरियल होता तो क्या कहते हैं हम, स्पॉन्ज वाला मटेरियल होता तो कैसा ग्राफ होता, आपको पता है ऐसा ग्राफ होता है, इधर से सेलो और इधर से स्टीप। तो उस समय क्या कहते हैं, उस समय क्या होता सेपरेशन, अरे किसी भी डिस्टेंस के लिए ऐसे आते तो ये आर मिनिमम होता और ये क्या होता, आर मैक्स होता, और दोनों का एवरेज क्या आता, कम आता कि ज़्यादा आता, अब इस बार कम आता इससे एवरेज, ये होती है एवरेज डिस्टेंस, ये होती है आर मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। तो एवरेज डिस्टेंस नेट नेट घट जाती। तो स्पॉन्ज वाले मटेरियल को जब गर्म करते तो वो सिकुड़ता देखा हो आपने कभी, स्पॉन्ज वाले को गर्म करोगे तो वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा गर्म करने पे, ठीक है। और ये वाला मटेरियल होता तो जो अभी हमने पीछे ग्राफ बनाया था, ये वाला स्प्रिंग टाइप वाला, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता, सेपरेशन बढ़ती घटती, कुछ नहीं होता, एवरेज भी वही आता, तो एवरेज ही वही आता, तो इसको बोलते हैं थर्मली इम्यून, क्या बोलते हैं, थर्मली
इम्यून, मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हीट देने का, न सेपरेशन बढ़ेगा न घटेगा, एवरेज वही रहेगा, थर्मली इम्यून बोलते हैं। गर्म करो चाहे ठंडा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस पर। तो इस तरह से थर्मल प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती है यूआर कर्व से। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, लिखिए। ए मटेरियल हैज मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ए मटेरियल हैज मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए मटेरियल has more compressive strength than tensile strength. It will elongate on increasing temperature. It will elongate on increasing temperature. True है कि false है? True है कि false है? बोलो। ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों प्रॉपर्टी मिला के पूछ ली इस बार, थर्मल और इलास्टिक प्रॉपर्टी। बोलो। ट्रू है ना? क्या कह रहा है? मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया? लेफ्ट साइड में ग्राफ क्या स्टीप है? अरे तभी तो का मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो लेफ्ट साइड में ग्राफ क्या स्टीप है? तो लेफ्ट में स्टीप है तो, और राइट में सेलो है, तो एवरेज डिस्टेंस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो बढ़ने वाली है तो क्या लिख दोगे? इलोंगेट करेगा ये, आप हीट सप्लाई करोगे तो, ठीक है। इट विल इलोंगेट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दूसरा आप पूछ सकता है इसका रिवर्स ट्रू और फॉल्स ही। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब क्या होगा? ये तो देख लिया हमने, लिखिए अगला लिख दो। इफ ए मटेरियल हैज लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इफ ए मटेरियल हैज लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, if a material has less compressive strength than tensile strength, its coefficient of thermal expansion will be negative. बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्या कहा है? ए मटेरियल है लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कौन सा ग्राफ है? लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है मतलब स्पॉन्ज वाला ग्राफ है। अरे एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ, दिमाग में पिक्चर बना पाओ। तो स्पॉन्ज वाला लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब दबाना आसान, खींचना मुश्किल। तो खींचना मुश्किल तो वो कह रहा है कि अल्फा इज नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? नेट नेट एवरेज क्या आएगा? किधर शिफ्ट होने वाला है? अरे डिक्रीज होने वाला, ये वाला आएगा ना, ये वाला लेफ्ट में चली जाएगी, ये इतना घट जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई मटेरियल है, उसके दो मॉलिक्यूल हैं, या मटेरियल को आपने हीट सप्लाई की है, तो हीट सप्लाई करने मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले यू मिनिमम थी, वो अब हो जाएगी यू मिनिमम प्लस एच। अब यू मिनिमम प्लस एच हो जाएगी तो मैं जाऊँगा यू आर कर्व के पास। यू आर कर्व के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा बताइए यू मिनिमम प्लस एच कहाँ है? तो यू मिनिमम प्लस एच बोला यहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे ग्राफ के ऊपर, एक लेफ्ट में मिलेगा, एक
राइट में मिलेगा, एक मिनिमम सेपरेशन का होगा, एक मैक्सिमम सेपरेशन का होगा। इधर से ग्राफ स्टीप है तो मिनिमम सेपरेशन कम में चेंज कम आएगा इधर, और इधर का चेंज क्या आएगा ज़्यादा, मतलब कंप्रेशन कम होगा और क्या होगा, ये खींचेगा ज़्यादा, तो खींचेगा ज़्यादा, कंप्रेशन कम होगा। तो हमने कहा कि भाई ये पहचान है, क्यों है, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ जीरो हो जाती है वहाँ सिर्फ पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी के 2 पॉइंट ऐसे मिले जहाँ यू मिनिमम प्लस एच है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है। तो 2 पॉइंट पे हमने देखा ये आर मिनिमम हो गया, आर मैक्सिमम हो गया। आर मैक्स ज़्यादा दूर है क्योंकि इधर से सेलो अगर आप, तो ये ज़्यादा आएगा, तो दोनों का एवरेज नेट क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो हम कहेंगे मटेरियल क्या हो गया, खिंच जाएगा और सेपरेशन बढ़ जाएगी। हमें एवरेज सेपरेशन दिखाई देगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 10⁻6 सर्ज होती है। फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं पाएंगे आंखों से, हम सिर्फ क्या देख पाएंगे, एवरेज देख पाएंगे उनका, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का। वो इतना तेज़ी से बदल रहे हैं आर मिनिमम मैक्सिमम के बीच में, तो हम उनका एवरेज ही देख पाते हैं। तो वो एवरेज नेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, बाद में करेंगे थर्मल वाली पे, है ना। इलास्टिसिटी, परिभाषा इलास्टिसिटी हम लिख चुके हैं, अपोज करने की टेंडेंसी, है ना, कंप्रेशन का या जो खिंचाव होगा उसका, एक्सटेंशन का अपोज। देखिए जनरली वी डू नॉट मेक लार्ज चेंज इन सेपरेशन। जनरली हम क्या करते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। ऐसा जो ग्राफ आ रहा है बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम इसके आजू बाजू ही रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यहाँ इसी के आजू बाजू की बात करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं करते। तो यहाँ आजू बाजू रहते हैं तो ग्राफ कैसा है, आजू बाजू में पैराबोलिक शेप का होगा। अरे यहाँ ग्राफ कैसा है, जस्ट स्मॉल चेंज के लिए दुनिया के हर ग्राफ को पैराबोलिक शेप से और किससे बनाया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन से बनाया जा सकता है। अरे जहाँ जहाँ ग्राफ की लाइन सीधा सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन से घुमाते गए चलते गए, और जहाँ ग्राफ टर्न ले रहा है वहाँ क्या लगा दो, एक पैराबोला फिट कर दो। जहाँ ग्राफ टर्न ले रहा है वहाँ पैराबोला, बाकी सब छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर के दुनिया के सभी ग्राफ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या ये कब बन रहा होगा, ये कैसा बन रहा होगा, पैराबोलिक टाइप का बन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह बना सकते हैं। तो पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स आर माइनस आर नोट का स्क्वायर, कुछ ऐसी हो जाएगी। अरे यू को पैराबोला का इक्वेशन क्या होती है, यू इक्वस टू के एक्स स्क्वायर, यू इक्वस टू क्या होती है, के एक्स स्क्वायर। अरे प्लस सी और लिख दोगे, अरे वाई बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया, और ये ओरिजिन शिफ्टिंग का ग्राफ है, ओरिजिन शिफ्टिंग है ना इसमें, तो ओरिजिन शिफ्टिंग है तो क्या लिख दिया हमने, आर माइनस आर नोट का स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे आ रहा है, यहाँ से इस लाइन से नीचे आ रहा है तो प्लस सी और लिख दो, वो तो हमारे अभी कोई काम का नहीं है, कैंसिल ही हो जाना है, जीरो ही हो जाना है। ठीक है, ये है। अरे समझ रहे हो क्या बात, क्या मतलब बताया मैंने, ऐसा ग्राफ आता तो क्या होता ग्राफ, ये बताओ पहले। वाई और एक्स में क्या लिखते हैं हम, वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना। अब मैं इधर इसको शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, तो क्या लिखोगे, वाई बराबर मैंने एक्स नॉट पे शिफ्ट कर दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो हैं। अब मैंने इसको नीचे भी शिफ्ट कर दिया थोड़ा, तो क्या लिख दो, प्लस सी। अरे लिख दोगे कि नहीं, प्लस सी लिख दोगे। ठीक है, ये है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें, बताइए मेरे को, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्या आएगा बताओ, एफ इक्वस टू इसका, इसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ इक्वस टू माइनस डी यू बाई डी आर, एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस, क्या बोलो फटाफट, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, हाँ 2k, अरे ये आ जाएगा, एक्स पावर एन का क्या होएगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया, और एन माइनस 1 हो जाएगा आर माइनस आर नोट, ये आपके पास में आ जाएगा माइनस 2k आर माइनस आर नोट। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया,
एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर नोट के। आर नोट क्या है? पहले वाली सेपरेशन, जो मॉलिक्यूलर सेपरेशन, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली है वो वाली है, और आर कोई जनरल डिस्टेंस है। क्या मतलब हुआ इस बात का, लिखिए। क्या लिखा था आपने पहले, लास्ट क्या लिखी थी बात? है ना, कोई लार्ज चेंज नहीं करते सेपरेशन में। सो फॉर स्मॉल चेंज वी अज्यूम द कर्व, सो फॉर स्मॉल चेंज वी अज्यूम द कर्व इज लाइक ए पैराबोला। we assume the curve like a parabola। और ये बात लिख दीजिए फिर, ये लिख दिया। फिर लिखिए इसका मतलब क्या हुआ शब्दों में। द रीस्टोरिंग फोर्स बिटवीन एनी टू molecule is proportional to change in molecular separation। proportional to change in molecular separation। अरे जितना ज़्यादा सेपरेशन चेंज करोगे उतना फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। दिख रहा है, आर माइनस आर नॉट के प्रोपोर्शनल है। चेंज इन मॉलिक्यूलर सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। लीनियर लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी क्यों नहीं कहा, लीनियर लॉ क्यों कहा? क्योंकि ज़्यादा दूर चले जाओगे तो ग्राफ जो है पैराबोलिक नहीं रहेगा, इधर चले गए हो या इधर चले गए, जस्ट इसके आजू बाजू में ऐसा पैराबोलिक शेप रहेगा आपके पास में। यही ये लीनियरिटी का प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये है, नहीं तो एफ का गंदा सा फॉर्मूला आएगा, क्योंकि यू का गंदा सा फॉर्मूला बनेगा ऊपर के लिए फिर कुछ अलग सा, ठीक है। ये है, तो ये है लीनियर लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल्सो नॉन एज हुक्स लॉ। इसी को क्या कहा जाता है, हुक्स लॉ भी कहा जाता है। फोर्स किसका है, एफ? पहले बताओ फोर्स किसका है? दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है। अरे दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है आर माइनस आर नोट। आर माइनस आर नोट क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन में चेंज है। आर नोट पे रहना चाहते, आपने आर कर दिया बदल के, तो चेंज कितना कर दिया, आर माइनस आर नोट कर दिया, चेंज है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? अरे एफ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट E1 टाइम्स आर माइनस आर नोट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में, कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। E1 ज़्यादा होने का मतलब क्या है? अरे आगे जाके इस्तेमाल होगा, आगे ई बोलेंगे इसको अपन। अभी E1 का मतलब क्या है? E1 ज़्यादा मतलब ज़्यादा इलास्टिक। क्यों? क्योंकि E1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तेज़ी से बदलेगा। E1 की वैल्यू कम आएगी तो कम बदलेगा, और बदलने का अपोज करेगा फोर्स होगा, तो वो फोर्स तो अपोज ही करेगा ना। दबा रहे हो तो रिपल्सिव, खींच रहे हो तो अट्रैक्टिव, तो फोर्स तो अपोज ही कर रहा है वो दोनों तरफ ही। तो ई की वैल्यू ज़्यादा आएगा तो मतलब ज़्यादा फोर्स आएगा, ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है ना। यह ज़्यादा इलास्टिक होगा, रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। तो E1 का कोई नाम नहीं है, ये कांस्टेंट है बस। तो ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब लिखते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है ना इसी की। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड without property of elasticity, without property of elasticity।
इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के बिना फोर्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है इस बात का? ये एक रोड है, आपने कहा सर इधर फोर्स लगाया एफ, मैंने कहा ये कोई रोड का हिस्सा है, तो इसका ये पिछला हिस्सा क्यों चला आ रहा है, इसको खींच रहे हैं, हमने तो फोर्स यहाँ लगाया, ये क्यों चला आ रहा है पिछला हिस्सा? तो हमने कहा कि यहाँ जो हिस्सा देख रहे हो आप, इसके लेफ्ट में कोई मॉलिक्यूल है, वो राइट में कोई मॉलिक्यूल है, इन दोनों में बीच में क्या कर रहा है, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल पर राइट वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। मैंने कहा कहाँ से आया फोर्स, पहले क्यों नहीं लगा रहा था? बोले पहले डिस्टेंस r0 थी इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की, अब आपने इधर F फोर्स लगाया तो डिस्टेंस क्या हो गई, अगला मॉलिक्यूल आगे जाना चाह रहा है तो डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। जो ही अगले मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बढ़ी तो दोनों के बीच में क्या हो गया, R बढ़ गया, R बढ़ गया तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, तो ये पीछे वाले को भी खींच लेता है। इसी तरह से पूरी रोड पे फोर्स लगेगा। यदि ये नहीं होता, यहाँ सेपरेशन नहीं बढ़ती, तो पीछे वालों को कैसे खींचता बताओ, आगे वाला टुकड़ा चला जाता निकल करके। तो पीछे वालों को इसीलिए खींचा जा रहा है कि सबकी मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर मॉलिक्यूलर सेपरेशन इसी तरह से इंक्रीज होती है, तो हमने तो रस्सी को क्या माना था, स्ट्रिंग को तो क्या कहा था, इनएक्सटेंसिबल कहा था ना, इनएक्सटेंसिबल रस्सी, इसका मतलब क्या कहोगे आप, अरे खींच ही नहीं रही है, तो फिर इधर से फोर्स लगाते हो तो उधर से पीछे वाली चीज़ क्यों खींच लेती है रस्सी, इनएक्सटेंसिबल कहा था आपने तो इसको। तो इनएक्सटेंसिबल क्या आता है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी है, क्योंकि r माइनस r0 क्या है, टेंस टू जीरो है। अरे मॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा रस्सी में, तो रस्सी की इलास्टिसिटी कितनी होती है, पूछा जा सकता है प्रश्न, रस्सी की इलास्टिसिटी कितनी होती है, इन्फानाइट होती है। जिनको नहीं पता वो करके आएंगे जीरो, जिन्होंने नहीं पढ़ाया और नहीं समझा है चीज़ों को वो करके आएंगे जीरो। रस्सी की इलास्टिसिटी इन्फानाइट होती है, ई की वैल्यू इन्फानाइट हो गई है। r माइनस r0 सेपरेशन क्या है, नहीं है, सेपरेशन नहीं होने दे रहा, इसका मतलब परफेक्ट इलास्टिक की तरफ जा रहा है ना, सेपरेशन बढ़ने नहीं था, सेपरेशन बढ़ने का अपोज करना है तो इलास्टिसिटी है, तो ये तो पूरा ही अपोज कर रहा है। तो बोले सर फोर्स कहाँ से आया फिर, तो फोर्स तो क्या आता है, E1 और r माइनस r0 का मल्टीपल है। तो आपने कहा इट इज टेंस टू जीरो एंड इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन देयर वुड बी ए सिग्निफिकेंट नंबर, दोनों मल्टीप्लाई होकर के एक सिग्निफिकेंट नंबर आएगा जो उस फोर्स को बना देगा। ठीक है, ये है बात। लेकिन जिस जनता ने नहीं सुना वो कहेगा जीरो, पहला ऑप्शन जीरो ही मिलेगा, वही टिक करके आ जाएगी कि रस्सी की इलास्टिसिटी तो भैया जीरो होती है, जीरो नहीं होती, कितनी होती है, इन्फिनाइट। इलास्टिसिटी का मतलब खींचना नहीं होता, इलास्टिसिटी का मतलब होता है खींचने को रोकना, अपोज करना, ये है। अब हमें इसको मेजर करना है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी लगाना है, किस लेवल पे लगाना है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी लगाना है, मेरे को मेजर करना है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लगाना है। माइक्रोस्कोपिक में घुस घुस के कैसे देखूँ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है। मैंने कहा कि यहाँ मैंने एक फोर्स लगाया F, ये मास m और लेंथ l की एक रोड है, इसके ऊपर मेरे को देखना है। मैंने यहाँ एक हिस्सा लिया, एक कट लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, मैंने इधर का एक मॉलिक्यूल लिया, इधर का एक मॉलिक्यूल लिया, राइट साइड वाला मॉलिक्यूल खींचेगा, लेफ्ट वाले पे फोर्स लगाएगा तो आगे की ओर फोर्स लगाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए इसके हिस्से को अलग कर लेता हूँ, इस पीछे वाले हिस्से को, इस पीछे वाले हिस्से का FBD बना लेंगे। बनाना आता है FBD? अरे इंटरनल फोर्स निकाल लूँ मैं, यहाँ का इंटरनल फोर्स निकालना आता है ना, NLM है, यहाँ का इंटरनल फोर्स कितना लगेगा, तो F इंटरनल मैंने एक बार निकाल लिया, अरे वो एक्सेलरेशन निकाल लिया, और एक्सेलरेशन से फिर इसका मास पर यूनिट लेंथ का डिवाइड कर दिया, इसका मास, इस टुकड़े के मास को टोटल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका फोर्स आ जाएगा ना इंटरनल कितना लग रहा है ये। तो F इंटरनल मैंने निकाल लिया तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ के कुछ F इंटरनल मैंने कैलकुलेट कर लूँगा, किससे कैलकुलेट कर लूँगा, मैकेनिक्स से, ये शुद्ध मैकेनिक्स का काम है, NLM का काम है। अब मैंने एक बार F इंटरनल निकाल लिया तो F इंटरनल यहाँ का फोर्स आया, लेकिन ये किस पे लग रहा है, ये तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब पे लग रहा है,
और यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया में? अरे इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ये जो मैंने काटा था इसके लेफ्ट के जितने मॉलिक्यूल हैं करोड़ों अरबों संख्यों, उसमें वो राइट साइड वाले करोड़ों अरबों संख्यों मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे उस पर वो अट्रैक्शन फोर्स। तो ये मैं इससे क्या मिलेगा मेरे को, बोला ये, तो बोला इससे ये तो नहीं मिलेगा, कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि माना कि ये टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, एन है। कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल लेफ्ट साइड में? एन है, जो राइट साइड वाले एन के द्वारा खींचे जा रहे हैं। अरे समझ गए क्या? लेफ्ट साइड में रोड के एन मॉलिक्यूल जो है राइट साइड वाली रोड के एन मॉलिक्यूल्स के द्वारा खींचे जा रहे हैं, तो उनके बीच में जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो एफ इंटरनल है। तो हमें क्या चाहिए? किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स चाहिए, क्योंकि हमने जो ये कैलकुलेट किया ये किसका फोर्स है? किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है। तो किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स हमें चाहिए, तो हमें दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स मिल जाएगा एफ इंटरनल, यदि हम निकाल पाए तो डिवाइडेड बाई एन, एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई एन, ये मिल जाएगा हमें किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, एफ जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे थे, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। अब इससे क्या होगा भैया? ये आपने निकाल लिया, इससे क्या मिलेगा? इससे तो कुछ नहीं मिल सकता। मैंने कहा कि इससे एक आइडिया मिलेगा कि ये एरिया जितना ज़्यादा होगा इस रोड का, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैंने कहा कि ये जितना ज़्यादा होगा, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एरिया के प्रोपोर्शनल होंगे? अरे बोलो, जितना बड़ा एरिया के उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? बिल्कुल होंगे सर, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई ए? अरे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक अलग चीज़ है कांस्टेंट, लेकिन प्रोपोर्शनली तो यही रहेगी, जितने एन ज़्यादा उतने, ये मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो अब क्या मैं कह सकता हूँ कि दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स एफ इंटरनल बाई ए के प्रोपोर्शनल होता है? कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, अरे मैंने कहा कि मैं लंबाई एल नहीं नाप सकता, लेकिन एल नाप सकते हो क्या? बोले नाप सकते हैं। तो बोले 5L बताओ, तो 5 से गुणा ही तो करना है फिर तो कॉन्स्टेंट को, तो वो तो कॉन्स्टेंट होगा। तो अब ये कहा, इसको एक नया नाम दे दिया हमने, एफ इंटरनल अपॉन ए। अरे ये तो कैलकुलेटेबल थिंग है, एफ इंटरनल कहाँ से निकाल लिया हमने? एनएलएम से निकाल लेंगे। ए एरिया तो हमें पता रहेगा, तो इसको एक नया नाम दे दिया हमने, सिग्मा। सिग्मा दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसको नाम क्या दे दिया हमने? सिग्मा, स्ट्रेस दे दिया। फोर्स अपॉन एरिया क्यों कैलकुलेट किया? अरे बोलो, क्यों कैलकुलेट किया हमने इसको? ताकि इनके बीच का फोर्स निकाल पाए। किसके बीच का? अरे कई बार ये जो नाम दिया हमने एफ इंटरनल डिवाइडेड बाय ए, इसका नाम दे दिया स्ट्रेस, इसको हमने कहा ये स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एफ इंटरनल फोर्स निकालो वहाँ का, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे जाकर उस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दो, वो स्ट्रेस निकल जाएगा। लेकिन स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस, स्ट्रेस किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो है। अभी तक आप पहले स्ट्रेस कभी पढ़े होंगे तो आपको लग रहा हो क्यों पढ़ रहे हैं स्ट्रेस, क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये चीज़ है स्ट्रेस। ये दो मॉलिक्यूल के बीच के क्या बताता है? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। कम होगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इससे दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ये है। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? अरे इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन कितना चेंज हुआ है। दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स तो हम कैलकुलेट कर पाए मैक्रोस्कोपिकली, देखो यहाँ ये, तो ये तो मैं कैलकुलेट कर पाया, लेकिन अब ये कहाँ से लाऊं? R माइनस R नॉट, दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन, ये कैसे कैलकुलेट करूँ मैं यहाँ मैक्रोस्कोपिकली? इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? चेंज इन सेपरेशन चाहिए मेरे को। तो कैसे निकालूँ मैं वो चेंज इन सेपरेशन? मैंने कहा कि यही रोड है कोई जिसकी लेंथ L है और इस पे फोर्स लगा रखा है आपने F एक्सटर्नल F। मैंने कहा दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ, 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 ये जो मॉलिक्यूल 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 आ रहे हैं, माना कि इस L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? N आ गए। और हर अगला मॉलिक्यूल पिछले मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? खींच रहा है। हर अगला मॉलिक्यूल पिछले मॉलिक्यूल को खींच रहा है। ठीक है, तो
इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में ये जो ही लगाया तो इसके बीच का सेपरेशन बड़ा होगा, फिर इसके और इसके बीच का सेपरेशन बड़ा होगा, फिर इसके बीच का बड़ा होगा, इनके बीच का, इनके बीच का, सबके बीच का सेपरेशन बड़ा होगा। तो थोड़ा 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 बढ़ करके पूरी रोड को तो बढ़ा दिया होगा डेल्टा एल से। अरे पूरी रोड की लेंथ कितनी बढ़ा दी होगी, माना कि डेल्टा एल से बढ़ा दी होगी इसकी रोड की लेंथ। ठीक है, रोड की लेंथ कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल से। तो किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन सब मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन तो निकाल ही सकता हूं मैं। वो मैंने एफ फाइनल लेंथ निकाली, उसमें से इनिशियल लेंथ घटा दी, वो डेल्टा एल मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने कहा एन मॉलिक्यूल में चेंज आता है कितने का, डेल्टा एल का। तो किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन चेंज कितना आएगा, चेंज इन सेपरेशन, चेंज इन सेपरेशन कितना आएगा बताइए, दैट इज डेल्टा एल बाई एन। अरे एन मॉलिक्यूल थे इस दूरी में, तो ये चेंज आया डेल्टा एल का, सबका चेंज मिला करके, तो हर मॉलिक्यूल का कितना कितना चेंज आया होगा ऑन एन एवरेज, डेल्टा एल बाई एन का चेंज आया होगा। अब एन किसके प्रोपोर्शनल है, एन किसके प्रोपोर्शनल है, ये संख्या, ये इस लंबाई की प्रोपोर्शनल, ये जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आएंगे इस लाइन में। अरे एन है, ये जो इस यहाँ से यहाँ तक जो मॉलिक्यूल थे वो, ये जितनी ज़्यादा बड़ी रोड होगी तो ज़्यादा आएगी ये संख्या, तो ज़्यादा आएगी तो हम कहेंगे एन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल है एन इज प्रोपोर्शनल टू एल, एन इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसको हमने एक और नया नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। इसको नाम दे दिया स्ट्रेन। ये क्या आई, वो क्या आया था, स्ट्रेस, दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। ये क्या निकल के आई, दो मॉलिक्यूल के बीच में चेंज इन सेपरेशन निकल के आई। चेंज इन सेपरेशन, उस फोर्स की वजह से सेपरेशन में चेंज कितना हो रहा है वो निकल के आया डेल्टा एल बाई एल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको लगाना चाह रहे थे तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अरे समझ गए बात को। तो अब हम लॉ ऑफ इलास्टिसिटी लगा सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चेंज इन सेपरेशन। अरे बोलो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर नॉट था, ये हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ देखो ये रहा। तो ये फोर्स का नाम हमने क्या दे दिया, अब नया नाम क्या निकाल लिया, मैक्रोस्कोपिकली निकाला। तो बड़े लेवल पे जो ये तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे दो के भीतर का, तो लेकिन प्रोपोर्शनलिटी से हमने देखा कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन है, इसका नाम क्या दे दिया हमने, स्ट्रेस, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, स्ट्रेस। और आर माइनस आर नॉट क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन। दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन का नाम क्या दे दिया हमने, स्ट्रेन। ये फोर्स है और ये चेंज इन सेपरेशन क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। तो मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया सिग्मा, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, और दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, चेंज इन सेपरेशन, स्ट्रेन हो गया। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह दिया हमने, एप्सिलॉन कह दिया। ठीक है, ये है। और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ई, कांस्टेंट नया बन जाएगा E1 जैसा ही, ई। तो E इंटू एप्सिलॉन, ई का नाम क्या दे दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्मा इक्वल क्या आ जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन लिख दो, E इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ई जिसका ज़्यादा आएगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, यही बात है ना, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हमने क्यों डिफाइन किया भैया स्ट्रेस को, फिर बताइए मेरे को ज़रा। स्ट्रेस को सर हमने इसलिए डिफाइन किया कि दो मॉलिक्यूल के बीच की लगने वाला फोर्स निकालना मेरी औकात से बाहर है, इसने मैक्रोस्कोपिकली मैंने दिमाग लगाया कि किसी जनरल जगह पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इंटरनल फोर्स तो मैं निकाल सकता हूँ न्यूटन लॉ लगा करके, मैकेनिक्स लगा करके, और इंटरनल फोर्स को एरिया से यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमने कलात्मक तरीके से क्या निकाल लिया, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स निकाल लिया, जिसको एक नया नाम दे दिया हमने क्या, स्ट्रेस, दैट इज F डिवाइडेड बाई ए, F इंटरनल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है,
अब वो फोर्स निकाल लिया तो आपको क्या चाहिए था, दो मोलिक्यूल के बीच का सेपरेशन भी चाहिए, क्योंकि फोर्स मोलिक्यूल सेपरेशन के प्रोपोर्शनल था R माइनस R नॉट के। तो दो मोलिक्यूल के बीच का सेपरेशन निकालने के लिए हमने फिर से वही इस्तेमाल किया कि यदि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आता है तो n मोलिक्यूल्स के लिए चेंज आता है, वो पूरा का पूरा लेंथ में जो मोलिक्यूल है वो, तो पर मोलिक्यूल के लिए कितना चेंज आएगा, डेल्टा एल बाई एन का आएगा। अब n किसके प्रोपोर्शनल है, एल के, तो डेल्टा एल बाई एल कह दिया, तो ये चेंज इन सेपरेशन आ गया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दिया हमने, स्ट्रेन लिख दिया। और ई क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट आ गया, ये ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ई ज़्यादा होगा तो। अब हेडिंग डाल दीजिए, डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, स्ट्रेस लिखिए, स्ट्रेस, हेडिंग डालिए स्ट्रेस। जो भी लाइनें लिखवा रहा हूँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अब जो लिखवाऊंगा ध्यान से समझोगे। पीछे करो पेज, ये लो, लिखिए, इट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। स्ट्रेस कहाँ डिफाइन किया जाएगा भैया, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन बोले कि फाइंड आउट स्ट्रेस या कैलकुलेट स्ट्रेस, तो डोंट आंसर दैट गाई, उसको आंसर नहीं देना है। क्यों नहीं देना, क्योंकि वो ये बताना चाहिए उसको कि कहाँ का स्ट्रेस पूछ रहे हो भैया तुम, इस पेन में पूछ रहे हो स्ट्रेस कहाँ का बताऊँ, यहाँ का बताऊँ, यहाँ का बताऊँ, यहाँ का, कहाँ का स्ट्रेस पूछना चाह रहे हो आप, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, कहाँ का पूछना चाह रहे हो, बताइए, वो पॉइंट बताइए, पॉइंट पे डिफाइन किया जाएगा स्ट्रेस हमेशा, ठीक है। एंड इट इज टेंसर क्वांटिटी ऑफ, इट इज टेंसर क्वांटिटी ऑफ डिग्री 2, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी ऑफ डिग्री 2। इसका क्या मतलब है, टेंसर क्वांटिटी ऑफ डिग्री 2 है, टेंसर क्वांटिटी ऑफ डिग्री 2 का क्या मतलब है, स्ट्रेस की बातें हम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर, दुनिया की सभी क्वांटिटीज़ टेंसर क्वांटिटीज़ हैं, दुनिया की सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर भी एक टेंसर है, वेक्टर भी एक टेंसर है, और अदर टेंसर क्वांटिटीज़ भी हैं, सबका नाम टेंसर क्वांटिटी है। इस टेंसर का डिग्री का मतलब होता है कि उसकी कितनी डायरेक्शंस की हमें ज़रूरत है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कितनी डायरेक्शंस की ज़रूरत है, वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है उसकी डिग्री। तो हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी इज टेंसर ऑफ डिग्री 0, उसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप मैग्नीट्यूड बताइए, बिंदास रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन हुई, स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी इज टेंसर ऑफ डिग्री 1, सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, वेक्टर में हम पढ़ते हैं। स्ट्रेस कैसा है, टेंसर क्वांटिटी ऑफ डिग्री 2, मतलब दो दो चीज़ों की डायरेक्शन की ज़रूरत है हमें, वैसे भी होनी भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, सिग्मा इक्वल्स टू एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई एरिया लिखा था हमें। तो हमें फोर्स की भी डायरेक्शन चाहिए और एरिया की भी डायरेक्शन चाहिए। अरे ये बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने फोर्स ऐसे लगाया परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ से, तो यूँ परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा मैं अंदर की ओर या बाहर खींचूँ इसको, तो इसमें वेरिएशन अलग तरीके से आएगा, उतना ही फोर्स लगाऊं, और उतना ही फोर्स मैं ऐसे लगाऊं टेंजेंशियल, इस पर धक्का दूं तो, इसी पॉइंट पे टेंजेंशियल लगाऊं तो इसमें अलग तरीके का चेंज आएगा। ऐसे चेंज करूँगा तो अलग तरीके का चेंज आएगा, ऐसे दबाऊंगा तो क्या आएगा, अलग तरीके का चेंज आएगा। समझ गए बात को, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। तो मेरे को क्या चाहिए, यदि मैंने ऐसे खींचा है और मेरा एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, एफ और ए, और एरिया वेक्टर मेरा इधर है और मैंने फोर्स ऐसे लगाया है टेंजेंशियल, तो उसका रिजल्ट कुछ अलग आएगा, उसका रिजल्ट कुछ अलग आएगा। जैसे ये पेन है, तो पेन को मैंने ऐसे खींचा तो रिजल्ट अलग देगा, नीचे से बांध के खींचा तो रिजल्ट अलग देने वाला है एरिया की डायरेक्शन में, और ऐसे ऐसे धक्का दिया, साइड से स्लाइड कराया तो रिजल्ट कुछ अलग आने वाला है। ऐसे खींचूंगा तो रिजल्ट कुछ अलग आएगा, ऐसे करूँगा तो रिजल्ट कुछ अलग आए। तो दो दो चीज़ों की डायरेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, किसमें, स्ट्रेस में, ठीक है। तो लिख दीजिए टोटल कितने पड़ेगी स्ट्रेस में, डिग्री 2 की है तो टोटल कितनी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कितने कंपोनेंट्स होंगे। अरे 3D में 9 की, लिखिए
So it will have 9 components. So it will have 9 components in 3-dimensional world. अरे कैसे देखो, जैसे ये रिमोट है छोटा सा मेरे पास में, ये 3D रिमोट है, तो इसमें क्या करेंगे, इस सरफेस पे मैंने फोर्स लगाया इधर परपेंडिकुलर और इसका एरिया भी इधर ही था, इस पर मैंने टेंजेंशियल लगाया तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन इसका एरिया ऊपर है, इस पे टेंजेंशियल लगाऊंगा तो अलग आएगा, इधर का एरिया अलग है, इस पे टेंजेंशियल लगाऊंगा तो अलग आएगा। तो 3D स्पेस में टोटल कितना वेरिएशन आएगा, 9 का वेरिएशन आएगा, 9 कंपोनेंट। इट विल हैव 9 कंपोनेंट्स इन 3-डायमेंशनल वर्ल्ड। ठीक है, ये है। कैसे होगा भाई, कैसे होगा, अरे कंपोनेंट बताने होंगे 3 कंपोनेंट। जैसे फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कितने कंपोनेंट बताने पड़ते हैं हमें, 3। एक्स एक्सिस में बता दो, वाई में बता दो और जेड में बता दो, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड तीनों। और एरिया, एरिया है तो उसके भी 3 बताने पड़ेंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी बतानी पड़ेंगी आपको, 9 बतानी पड़ेंगी। 9 कैसे कैसे बतानी पड़ेंगी, 9 कैसे कैसे बतानी पड़ेंगी। अरे एरिया मान लो कि एक्स में है तो फोर्स एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है, एरिया वाई में है तो फोर्स एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है, एरिया जेड में है तो फोर्स एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है। तो टोटल कितने हो गए, 1 के 3, 1 के 3, 1 के 3 हो गए ना, तो 3 के कितने हो गए, 9 वेरिएशन आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक बार ये जेईई मेंस में इस तरह का सवाल कुछ पूछा हुआ इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये है। तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें फर्स्ट सिंबल किसका होगा, एरिया का, और दूसरा सिंबल होगा फोर्स का। सिग्मा इक्वल्स टू क्या लिखूं, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स जेड। समझ गए क्या मतलब है इसका। पहला किसका है, एरिया का, तो एरिया एक्स में है तो फोर्स एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। ऐसे एरिया किधर है, वाई में, तो फोर्स एक्स में, वाई में और जेड में हो सकता है, सॉरी वाई जेड। एरिया जेड में है तो फोर्स एक्स में हो सकता है, एरिया जेड में है तो फोर्स वाई में हो सकता है, और एरिया जेड में है तो फोर्स भी जेड में हो सकता है। समझ गए, इस तरह से होगा। क्लियर है। अरे फोर्स को लिखते हो एफ एक्स कोमा एफ वाई कोमा एफ थ्री, तो फोर्स क्या है, 1/3 का मैट्रिक्स है ना। अरे फोर्स को ऐसे ही तो लिखोगे, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा एफ वाई कोमा एफ जेड, या एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तो 1/3 का मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ये कितने का हो गया मैट्रिक्स, 3/3 का हो गया। ठीक है, और ये जो देखो, ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें कोई खास बात है क्या, इनमें कोई खास बात, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं क्या है इनमें, इनमें देखो यहाँ एक्स एक्स, यहाँ वाई वाई, यहाँ जेड जेड, इनमें क्या खास बात है कि जिधर एरिया है उधर ही फोर्स है। अरे यही बात है ना, जिधर एरिया है उधर ही फोर्स है। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। इसका नाम क्या दे दिया, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूड, लिख लो या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, ये नाम होगा इसका, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर है। और बाकी जो 6 बचे उनको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। ट्रांसवर्स स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, उनको ट्रांसवर्स या शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो जब नॉर्मल एरिया की दिशा मतलब क्या है, नॉर्मल की दिशा, तो नॉर्मल की दिशा और फोर्स की दिशा सेम होती है तो कौन सा स्ट्रेस होगा भैया, लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर हो गए तो शियर। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने इधर फोर्स लगाया तो नॉर्मल भी इधर ही है, फोर्स भी अंदर या बाहर लगा रहा हूँ तो कौन सा होगा बताओ,
कौन सा होगा, लॉन्जिट्यूडनल या शियर, लॉन्जिट्यूडनल। लेकिन नॉर्मल इधर और मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो शियर हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस। तो बाकी 6 शियर हैं, ठीक है। और जनरली शियर ही पॉपुलर नाम है, ट्रांसवर्स स्ट्रेस कम बोलते हैं, शियर। तो स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड एज, लिख दो, स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड एज सिग्मा इक्वल्स टू, ये लिख दो ये फॉर्मूला, एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई ए। स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड एज एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो क्या करना है, इंटरनल फोर्स निकालना, जहाँ भी स्ट्रेस पूछेगा वहाँ पे क्या करोगे, पहले इंटरनल फोर्स निकालोगे एनएलएम वगैरह लगा के, और जो भी एरिया होगा उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुख्य सवाल क्या है स्ट्रेस निकालने में, एफ इंटरनल निकालना मुख्य सवाल है, एफ इंटरनल निकालना ही मुख्य सवाल है। बाकी तो फिर स्ट्रेस निकल जाएगा, एरिया का क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्ट्रेन पे भी जाएंगे और भी बातें करेंगे चैप्टर की, ठीक है। अभी के लिए इतना ही लेते हैं, थैंक यू।